नमो नमः। स्टूडेंट्स, बहुत लंबे टाइम के बाद हमारी ये बड़ी वीडियो बन रही है और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि सैम्पल पेपर आया हुआ है और सैम्पल पेपर को अगर हम सोल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, तो हमें ये पता लग जाता है कि पेपर में प्रश्न जो है वो कैसे हल करना है। हम सारे टॉपिक पढ़ भी लें तो भी हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम किसी भी प्रश्न को कैसे हल करें। तो हम इसी तरीके से आपको सैम्पल पेपर कराएंगे। अगर आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी है तो वो यहाँ पे दुरुस्त हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सैम्पल पेपर का पहला क्वेश्चन जो है वो है अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम का मतलब है कि ऐसा ऐसा पैराग्राफ जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है। ऐसा पैराग्राफ जो अब तक हमने नहीं पढ़ा है। मतलब ये पैराग्राफ जो आपके पेपर में आता है वो बिना पढ़ा हुआ ही होता है और वो 10 नंबर का आता है। मतलब इस पैराग्राफ को देख करके आपको कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं, तो वो आप इससे देंगे, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ करके। तो चलिए हम पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। ग्रीष्म कालानंतरम वर्षा काल है आगच्छति। ग्रीष्म ऋतु के बाद जो है वो वर्षा का समय आता है। गर्मी के काल के बाद, गर्मी की ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है। मेन मीनिंग यहाँ पे ये है। आकाशे सूर्यम आच्छाद्य मेघा इतस्ततः विहरन्ति। आकाश में जो सूर्य है ना, उसको ढक करके जो बादल होते हैं वो इधर उधर विहार करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, सूरज को ढक लेते हैं बादल। तदा कृषकाः मोदिताः भवन्ति। और तब किसान जो है वो खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि उनकी फसल अच्छी होगी। यदा वृष्टि भवति, जब वर्षा होती है, तदा भगवतः, भगवान के आशीर्वादा इव, आशीर्वाद के समान, मतलब जैसे भगवान का आशीर्वाद हो इस तरीके से, जल बिंदवः, जल की बूंदे, भूवि, धरती पर निपतंती, गिरती हैं। मतलब भगवान के आशीर्वाद के रूप में जो जल की बूंदे होती हैं ना, वो धरती पे गिरती हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो बारिश का इंतजार करते रहते हैं अत्यधिक गर्मी के बाद। तो वो भगवान का आशीर्वाद ही है। आकाशे मेघा नितराम गर्जन्ति। आकाश में जो बादल है वो नितराम लगातार गरजते रहते हैं। सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम भवति। सर्वत्र, सब जगह जो प्रकंपन होता है, मतलब जो बादल गरजते हैं वो भयंकर होता है। तदा मयूराः केकारवम कुर्वन्ति, कुर्वन्तः मुदिताः भूत्वा नृत्यन्ति। और जब मोर होते हैं वो आवाज करते हुए खुश होकर के नाचते हैं, मतलब अपनी आवाज जो करते हैं मोर। नद्यः तडागः च जलपूर्णाः भवन्ति। नदियां और जो तालाब है वो जल से भर जाते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति। जो किसान होते हैं वो खेत को जोत करके बीज बोते हैं। क्रमेण सस्य संपद वर्धते। और इसी क्रम में जो फसल होती है वो, उसकी फसल जो होती है ना वो बढ़ जाती है। फसल की जो उपज है वो। परम यदा अतिवृष्टि भवति, परंतु जब अतिवृष्टि होती है, अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक बारिश, तदा महती विपद संचायते। और उस समय क्या होता है? बहुत अधिक विपत्ति आती है, मुसीबत आ जाती है। नदीनाम तीरेषु विद्यमानानि लघूनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति। नदी के तट पर विद्यमान छोटे घर जो होते हैं वो जल में डूब जाते हैं। अभी आपने भी देखा ना, दिल्ली में ही देखिए आप, जब यमुना का पानी बढ़ गया था तो उसने नदी के किनारे किनारे जो भी एरिया था वहां पे बसे हुए लोगों के घर जो है वो पानी में डूब गए थे। पशु पक्षिणः लघवः प्राणिनः च म्रियन्ते। पशु पक्षी और छोटे प्राणी जो होते हैं वो मर जाते क्योंकि वो डूब जाएंगे ना। एवं एवं अनावृष्टि आपदः संभवति। इस प्रकार अनावृष्टि से भी आपद आ जाती है, मुसीबत आ जाती है। अनावृष्टि मतलब अगर बारिश ना हो तो भी क्या होता है? मुसीबत हो जाती है। कैसे हो जाती है? तदा जलस्य अभावेन तडागाः शुष्यन्ति। तब जल के अभाव में तालाब जो हैं वो सूख जाते हैं। वृक्षाः विनश्यन्ति। वृक्ष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कृषि कर्म असाध्यम भवति। जो खेती का काम है वो असाध्य हो जाता है, मतलब उसको करना मुश्किल हो जाता है। कृषि बिना धान्य उत्पत्ति ही एवं न भवति। और खेती के बिना अनाज की उत्पत्ति ही नहीं होती है। प्राण धारण वस्तुनाम अभावेन जनाः क्लेशम अनुभवन्ति। और प्राण को
मतलब बचाने वाली वस्तुओं के अभाव में मनुष्य दुख अनुभव करते हैं, मतलब मनुष्यों को बहुत ज्यादा कष्ट होता है क्योंकि खाने के लिए अनाज ही नहीं मिलेगा। क्रमशः जीवनम एवं दुर्वहम भवति, और इसी क्रम में जीवन जो है वो कठिन हो जाता है। दुर्वह मतलब बिताना उसको एक तरीके से कठिन हो जाता है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि च मूलम मानव है एवं। अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश, और अनावृष्टि मतलब बारिश ना होना, मतलब अत्यधिक बारिश और बारिश ना होना, दोनों की ही जड़, दोनों का ही मूल कारण कौन है? मानव है। सघन विपिना नाम, जो गहरे जंगल होते हैं, घने जंगल, विपिन किसको कहते हैं? जंगल को। अनियंत्रित नाशने न, अनियंत्रित नष्ट करने से, मतलब बिना रोक टोक के उसको लगातार नष्ट करने से, काटते रहने से क्या होता है? पर्यावरणम, पर्यावरण असंतुलितम भवति, असंतुलित हो जाता है पर्यावरण का, नेचर का जो है वो बैलेंस बिगड़ जाता है अत्यधिक जंगलों को काटने से। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण के प्रदूषण से, मतलब जब पर्यावरण वातावरण दूषित हो जाता है, ऋतुनाम, ऋतुओं की गतयः, गतियां परिवर्तिता भवन्ति, परिवर्तित हो जाती है। मतलब जब हवा प्रदूषित हो जाएगी, जंगल बहुत ज्यादा काटे जाएंगे, तो ऋतुओं की गति बदल जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि गर्मी लेट आ रही है, जल्दी आ रही है, सर्दी लेट हो गई या जल्दी हो गई, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है या सर्दी बिल्कुल कम पड़ रही है, या बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से जो ऋतुओं का नियम होता है वो बदल जाता है। अतः पर्यावरणस्य संरक्षणाय एव वयम जागरूकः भवेम, इसलिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम जागरूक हों, यानी कि हमें जागरूक होना चाहिए। ये हमारा पैराग्राफ था। बेसिकली यहाँ पे वर्षा ऋतु की बात हुई है इस पैराग्राफ में, कि वर्षा ऋतु में क्या क्या होता है। जब बारिश होती है तो क्या होता है, अत्यधिक बारिश होती है तो क्या होता है, और बिल्कुल ही बारिश नहीं होती तो क्या होता है। ये तीन चीजें यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। चलिए अभी हम प्रश्न करना शुरू कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तर, तय एक पद में उत्तर देना है, यानी कि जो भी प्रश्न यहाँ पे है उनका आप एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। पे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो है, कुत्र मेघः इतस्ततः विहरन्ति। यहाँ पे मतलब आपको केवल दो प्रश्न करने हैं, मतलब यहाँ पे तीन प्रश्न दिए गए हैं, आप तीन में से दो करेंगे, ठीक है। और हर एक प्रश्न जो है वो एक नंबर का है, यानी कि ये 2 नंबर के होंगे, ठीक है। दो करोगे आप, दोनों एक एक नंबर के हैं, तो 2 नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जब आप एक एक शब्द में इसका आंसर लिखेंगे। तो पहला है, कुत्र मेघः इतस्ततः विहरन्ति। तो बेसिकली आपका जो पैराग्राफ है उसमें ये लाइन दी होती है, मतलब ये जो ए है, ये और आ, ये तो बेसिकली टोटली यूं का यूं पैराग्राफ में होता है। अगर आपको छांटना आता है तो आपके यहाँ पे 4 और 2 6 नंबर पक्के हो जाते हैं। कैसे, अभी हम देखते हैं। ये जो पहली लाइन है ना, कुत्र मेघः इतस्ततः विहरन्ति, ये लाइन ढूंढो कहाँ पे है ये लाइन। तो यहाँ पे सबसे ऊपर ही ये लाइन दी गई है कि आकाशे सूर्यम आच्छाद्य मेघः इतस्ततः विहरन्ति। तो कहाँ पे मेघ घूमते हैं? आकाशे, आकाश में। तो आपका एक पद में उत्तर होगा आकाशे। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका उत्तर आप क्या लिखेंगे? आकाशे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए। अगला है, सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशम भवति। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ना वो यूं के यूं ढूंढ लो पहले पैराग्राफ में, और फिर जो ये क्वेश्चन मार्क अक्षर होता है ना, प्रश्नवाचक शब्द, जैसे यहाँ पे है कीदृशम और पहले में क्या था? कुत्र, तो उसकी जगह पे आपको वो जो अक्षर है ना वो लिखना है। तो आप सेम जो दूसरा क्वेश्चन है इसकी लाइन ढूंढ लो कि सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम कीदृशम भवति, कि सब जगह जो उत्पन्न प्रकंपन होता है वो कैसा होता है। तो ये लाइन कहाँ पे दी गई है? ये लाइन है ये तीसरी लाइन में, कि सर्वत्र उत्पन्न प्रकंपनम भयंकरम भवति। अब वहां पे जो है ना कीदृशम है, प्रश्नवाचक शब्द क्या है? कीदृशम, और बाकी पूरी लाइन यूं की यूं है। तो आपका उत्तर क्या हो गया? आपका उत्तर हो गया भयंकरम, ठीक है। भयंकरम आपका उत्तर होगा। मैं वहां पे लिख नहीं रही हूं, बस आप नोट कर लीजिए, मैं आपको उत्तर छांटना सिखा रही हूं इसमें। अगला प्रश्न है, जलस्य अभावेन के शुष्यन्ति। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है कि जल के अभाव में कौन सूख जाते हैं? आपका प्रश्नवाचक शब्द है यहाँ पे के। इस लाइन को यूं का यूं ऊपर ढूंढिए कि ये लाइन कहाँ पे दी गई है। तो जल के अभाव में कौन सूख जाते हैं?
यहाँ पे दी गई है जलस्य अभावेन तड़ागा शुष्यन्ति, यानी कि इस लाइन में के की जगह पे यहाँ पे तड़ागा लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर यही होगा, तड़ागा। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको गोल दायरे में कर रही हूं, मतलब आप उस लाइन को ढूंढो और प्रश्नवाचक शब्द जो है उसकी जगह पे जो उस लाइन में गायब है वही उसका आंसर है। बाकी आप थोड़ा सा समझ भी लें, हिंदी को समझ लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। अगला है प्रश्न आ पार्ट। इस क्वेश्चन का पूर्ण वाक्य न उत्तर है, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है? केवलम प्रश्न द्वयम, 2 प्रश्न करने हैं, यानी कि 3 यहाँ पे दिए, 3 में से 2 करिए। आपको 4 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 4 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरणम कथम असंतुलितम भवति। पर्यावरण जो है वो क्यों असंतुलित हो जाता है? तो चलिए ऊपर चलते हैं, ये लाइन ढूंढते हैं कि पर्यावरण जो है वो क्यों असंतुलित हो जाता है। नीचे से सेकंड लाइन देखिए, यहाँ पे सघन विपिना नाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति। एक बार मैं इसको अच्छे से रफ करके आपको दिखाती हूं। यहाँ पे ये आपकी लाइन है, नीचे से सेकंड, सघन विपिना नाम ना अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति, यानी कि जो आपका आ पार्ट है उसके पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि सघन जंगलों के अनियंत्रित नाश करने से, नष्ट करने से पर्यावरण असंतुलित होता है। ठीक है, ये आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है। ठीक है, अगला है कदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदवः निपतन्ति। कब जो है वो भगवान के आशीर्वाद की तरह, आशीर्वाद के समान जल की बूंदें गिरती हैं। तो ये सेम लाइन ऊपर जाके हम ढूंढते हैं पैराग्राफ में, तो आपको ये ऊपर से सेकंड लाइन में दिखेगा कि यदा वृष्टि भवति तदा भगवतः आशीर्वादा इव जल बिंदवः भूवि निपतन्ति, यानी कि जो आपका आ भाग है पहले क्वेश्चन का आ, उसका जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर ये है कि जब वर्षा होती है तब भगवान के आशीर्वाद के समान जो जल की बूंदें हैं वो धरती पर गिरती हैं। अगला प्रश्न है प्राणी ने है कदा म्रियन्ते, कि प्राणी जो है वो कब मरते हैं। तो कब मरते हैं, ये सेम लाइन आप ढूंढते ही देखिए, क्वेश्चनवाचक प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, मेरा हिंदी और इंग्लिश जो है वो मिक्स हो जाता है। प्राणी जो है वो कब मरते हैं, तो इस सेम लाइन को ऊपर जा करके ढूंढ लेते हैं। ठीक है, प्राणी जो है वो कब मरते हैं, म्रियन्ते अक्सर ढूंढ लो, कुछ ना मिले तो ये देखिए यहाँ पे ये है पशु पक्षी न है, यहाँ से लाइन शुरू हुई, लघवः प्राणी न च म्रियन्ते, लघु प्राणी मरते हैं कब, जब नदीनां तीरेषु विद्यमानानि लघुनि गृहाणि जले निमज्जितानि भवन्ति, जब नदी के तट पर विद्यमान छोटे घर जल में डूब जाते हैं। और ये छोटे घर कब डूबते हैं, जब यदा अतिवृष्टि भवति, जब अत्यधिक बारिश होती है तब। तो मतलब क्या हुआ कि जब अत्यधिक बारिश होती है तब प्राणी मरते हैं। तो देखिए मैं इस प्रश्न का उत्तर लिख देती हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 लाइनों को समझ करके इस प्रश्न का उत्तर बनेगा, तो मैं ये उत्तर यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, कि प्राणी कब मरते हैं, यानी प्राणियों की मृत्यु कब होती है। तो ये पूरा आंसर जो है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यदा अतिवृष्टि भवति, यदा अतिवृष्टि भवति, यदा अतिवृष्टि भवति तदा, फिर आगे यूं का यूं लिख दो, क्या, प्राणिनः म्रियन्ते, म्रियन्ते। ठीक है, ये आपका तीसरा प्रश्न जो है उसका आंसर हो गया। अगला अस्य अनुच्छेद से कृते ई जो है उसको देखते हैं कि इस अनुच्छेद के लिए शीर्षक बताना है आपको, संस्कृत में लिखना है, और ये 1 नंबर का आपके पेपर में आएगा। तो मेनली शीर्षक क्या होता है, जिसके बारे में इस पैराग्राफ में बात की गई है वही शीर्षक होता है। तो आपको पता है इस पैराग्राफ में वर्षा ऋतु के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे शीर्षक आपका होगा वर्षा ऋतु। क्या होगा, वर्षा ऋतु। ठीक है, लास्ट है इस पहले प्रश्न का आखिरी भाग ई, इसमें लिखा यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया, यानी कि मतलब हर एक प्रश्न में वहीं पे पूछा गया है करना क्या है।
तो जैसा निर्देश दिया जाए वैसा ही आपको करना है। केवलम प्रश्नत्रयम, यानी कि आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं और 4 में से आपको 3 करने हैं। हर एक 1 नंबर का है, यानी कि इस भाग में आपको मिलेंगे 3 नंबर। ठीक है, 7 नंबर का हम ऊपर कर चुके हैं। तो पहला है कृषकः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति, ये लाइन दी गई है। इस प्रश्न में ये जो आखिरी भाग होता है ना, इसमें ये देखिए ऊपर कोमा लगा हुआ है। इधर यहाँ पे आपको हमेशा एक लाइन दी होती है या कोई अक्षर दिया होता है, शब्द दिया होता है, उसके ऊपर कोमा लगाते हैं, यानी कि जो कोमे के अंदर बंद है उसके बारे में बात हो रही है। पहले तो ये समझ लो। उसके बाद क्या लिखा है, अत्र किम क्रियापदम, यहाँ पे क्रियापद क्या है, यानी कि ये वाक्य है जो कि कोमे के अंदर बंद है, वहां पे आपको बताना है कि उसमें क्रियापद क्या है। और क्रियापद क्या होता है, क्रिया मतलब जो काम होता है, और संस्कृत में जो क्रिया होती है वो धातु से होती है। ठीक है, जैसे पठ लिख खाद, ठीक है, धातु। तो आपको यहाँ बतानी है काम क्या हो रहा है। तो कृषकः क्षेत्राणि कृष्ट्वा बीजानि वपन्ति, किसान जो है वो खेत जोत करके बीज बोते हैं। तो क्या काम करते हैं किसान, बीज बोते हैं, बीज बोने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्रिया होगी वो होगी वपन्ति। 4 ऑप्शन भी दे दिए, कृष्ट्वा वपन्ति बीजानि उपरोक्त सर्वम। तो यहाँ पे कौन होगा क्रिया, यहाँ पे क्रिया होगी वपन्ति, जो गए है वो सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका असंतुलितम इति विशेषण पदस्य। क्या बताना है आपको, विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम। तो मतलब यहाँ पे जो कोमा है, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि कोमे के अंदर जो होता है उसी के बारे में चर्चा हो रही होती है, यानी कि इस वाक्य में असंतुलितम के बारे में बात हो रही है। यानी कि कोमे के अंदर जो भी अगर आपको कोई शब्द हो चाहे वाक्य हो, बात उसी के बारे में हो रही होती है। इति, इस विशेषण पद का विशेष्य क्या है। तो पहले तो आपको विशेषण और विशेष्य की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि लंबा लड़का, तो यहाँ पे लड़के का विशेषण, लड़के की विशेषता क्या है, लंबा होना। तो विशेषण क्या है, लंबा, और विशेष्य कौन है, लड़का। तो आपको बताना है कि असंतुलितम जो है ना वो विशेषण है। अब इसका विशेष्य बताना, और मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, विशेषण पहले मिलता है और विशेष्य बाद में। ठीक है, अब हम पैराग्राफ में चलते हैं और असंतुलितम के बाद कौन सा शब्द लिखा हुआ है उसको ढूंढ लेते हैं। मैक्सिमम टाइम तो उसके बाद में ही मिल जाता है, नहीं तो हमको फिर क्या करना पड़ता है, उसका मीनिंग समझना पड़ता है। तो चलिए हम पैराग्राफ में असंतुलितम को ढूंढ लेते हैं। तो पैराग्राफ में आपका असंतुलितम है यहाँ पे ये, ठीक है, नीचे से जो सेकंड लाइन दिख रही है उसमें, और यहाँ पे भी ये नीचे से सेकंड ही लाइन है, और इसके पहले लिखा हुआ है क्या, पर्यावरणम। पर्यावरण असंतुलित होता है, और मैंने अभी क्या बताया था कि विशेषण पहले आता है, लेकिन यहाँ पे विशेषण बाद में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, कभी कभी आपको हिंदी भी जो है ना लाइन की खूब अच्छे से आनी चाहिए कि सघन विपीना नाम अनियंत्रित नाशनेन पर्यावरणम असंतुलितम भवति। पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। कौन असंतुलित होता है, पर्यावरण। तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है, पर्यावरण की। तो आपका जो विशेष्य होगा वो कौन होगा, पर्यावरणम। तो आपका यही उत्तर है, आप इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है अरण्या नाम इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांश से प्रयुक्तम। अरण्या नाम, यहाँ पे कोमे के अंदर क्या शब्द लिखा हुआ है, अरण्या नाम। इस पद का पर्यायवाची ढूंढना है पैराग्राफ में से, और ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मेघा नाम, विपिना नाम, निमज्जिता नाम, पर्यावरणम। ठीक है, ऑप्शन तो इसमें दिए गए हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी ऑप्शन थे, लेकिन मैंने वो बोले नहीं, आपको सीधा ही पैराग्राफ में जाकर के आंसर बता दिया था कि ऑप्शन ना भी आए तो भी तो आपको हल करना आना चाहिए ना। तो यहाँ पे अरण्य जो है उसका पर्यायवाची बताना है। तो बेटा अब इसमें कुछ भी हो चाहे, लेकिन आपको इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए खुद को ही। तो अरण्य का मीनिंग होता है जंगल। अब जंगल के लिए पैराग्राफ में क्या शब्द आया था, तो वो आया था विपिना नाम। ठीक है, तो आपका ख जो है वो सही आंसर होगा। ऊपर मैंने जब हिंदी करवाई है तब मैंने आपको बताया भी है कि सघन विपिना नाम नाशनेन, नीचे से ये सेकंड लाइन जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गहरे जंगलों के, घने जंगलों के नष्ट करने से
पर्यावरण असंतुलित होता है, तो अरण्य के लिए इस पैराग्राफ में विपिन शब्द आया है। ठीक है, अगला है दुखिता, यानी कि यहाँ के पे कोमे के अंदर क्या लिखा हुआ है, दुखिता। मैंने अभी आपको बताया था कि कोमे के अंदर ये जो ऊपर दो कोमे लगे हुए हैं, इसके बीच में जो लिखा होता है, चाहे शब्द हो चाहे वाक्य, बात उसी के बारे में हो रही होती है। तो यहाँ पे दुखिता के बारे में बात हो रही है, और क्या पूछता है, इस पद का विपर्यय पदम, क्या बताना है, विपर्यय, यानी कि विलोम बताना है। ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता है तो पर्यायवाची विलोम आप नहीं कर पाओगे। तो दुखी का मीनिंग तो आपको देख के ही पता लग रहा है, यानी कि दुखी। ऑप्शन है भ्रमिता, जनाहा, आशीर्वादा, मुदिता। अगर आपको मुदिता का मीनिंग भी नहीं पता ना, मुदिता का मतलब होता है खुश हुए। ठीक है, अगर आपका इसका मीनिंग भी नहीं पता ना, तो बाकी के तीन ऑप्शन देखो एक बार। भ्रमिता मतलब जो भ्रमित हैं, जनाह मतलब लोग, आशीर्वाद मतलब आशीर्वाद। क्या इनमें से कोई भी दुखी का विलोम हो सकता है? अगर आपको एक शब्द ऐसा है जो रियल में आंसर है, उसका मीनिंग नहीं भी पता ना, तो बाकी तीन ऑप्शन को ध्यान से देखो, क्या वो हो सकते थे? तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। भ्रमित कैसे हो सकता है दुखी का विलोम, जना कैसे, लोग मतलब कैसे हो सकता है, और आशीर्वाद कैसे हो सकता है? तो सही ऑप्शन घ है, मुदिता मतलब खुश हुए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये पहला प्रश्न जो है वो सैंपल पेपर का कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।